हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। 2012 में इस देश में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। दिल्ली शहर में एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया और वो इतना जघन्य दुष्कर्म था कि उसके बाद पूरे देश में एक तरीके से खलबली मच गई। लोग हैरान रह गए कि क्या इंसान इतना जुल्मी भी हो सकता है, इतना निष्ठुर हो सकता है, इतना क्रूर और इतना शैतान भी हो सकता है। उसके बाद पूरे देश के अंदर हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुए, संसद के अंदर में भी हंगामा मचा और उस मामले ने पूरे देश को इस कदर हिलाया कि जस्टिस जेएस वर्मा के नेतृत्व में कमेटी बनी। उस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दी, कानून में बदलाव हुआ, लेकिन उसके बाद भी क्या महिलाओं के साथ अत्याचार, क्या उनके साथ दुष्कर्म और क्या बलात्कार जैसा घृणित कर्म क्या बंद हो गया? क्या उसके बाद हमारा सिस्टम सेंसिटिव हुआ? क्या पुलिस प्रशासन ने फौरन ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए मन बना लिया? और क्या महिलाओं को न्याय इंसाफ मिलना शुरू हो गया? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाथरस की एक घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत को हिला के रख दिया है। एक दलित लड़की के साथ उसी के गांव के 4 दबंग लड़कों ने बलात्कार किया। उस लड़की की जीभ कट गई, उसका ऊपर का पूरा हिस्सा जो है वो पैरालाइज्ड हो गया और अभी खबर मिली है कि उसकी मृत्यु भी हो गई है। उसको दिल्ली शिफ्ट किया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई की? क्योंकि ये घटना 14 सितंबर की घटना है। जानकारी ये मिल रही है कि 4-5 दिन तक पुलिस ने इस पूरे मामले में आनाकानी करने की कोशिश की, इस मामले को दर्ज करने की भी कोशिश नहीं की। और अब उत्तर प्रदेश से यह भी खबर आ रही है कि एक हिस्सा इस प्रशासन का लग गया है ये बताने में कि उसके साथ तो दुष्कर्म भी शायद नहीं हुआ था। क्या हमारी आत्माएं इतनी मर चुकी हैं कि हम ऐसे मामलों में भी राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिन पर बातचीत करेंगे, लेकिन प्रमुख सवाल यह है कि निर्भया घटना के बाद भी क्यों नहीं रुक रही हैं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बलात्कार जैसी घटनाएं, और क्यों प्रशासन इनको लेकर संवेदनशील नहीं, क्यों फौरन कार्रवाइयां नहीं होती है? इस मसले बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश लखनऊ से ही सिद्धार्थ कलहंस, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश से ही है हमारे साथ ताहिरा हसन जी, जो महिला एक्टिविस्ट हैं। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ है, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की जीवनी लिखी है, बीजेपी को बहुत लंबे समय से ये बहुत करीब से देख रहे हैं। और घनश्याम तिवारी जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन प्रवक्ता से ज्यादा एक संवेदनशील शख्स के तौर पर मैं इनको जानता हूं। सबसे पहले सिद्धार्थ कलहंस जी, आपसे, जो कुछ उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना हुई है, उस घटना के बाद से प्रशासन का रुख कैसा रहा? क्या आपको लगा कि प्रशासन ने फौरन कार्रवाई करने की कोशिश की, फौरन उस महिला, उस बच्ची के साथ जो है वो न्याय दिलाने की कोशिश की? देखिए, पहले दिन से जो जिस तरह की पूरी जानकारी निकल के आनी शुरू हुई, पहले दिन से पहले तो इसको जिला पुलिस हाथरस में ही इस घटना को तूल न देने की, दबा देने की कोशिश हुई। एफआईआर लिखे जाने का समय आप देखिए, घटना को रिपोर्ट करने का समय देखिए, दोनों के बीच में एक लंबा अंतराल है। जाहिर सी बात है कि पहले तो एफआईआर लिखने से ही मना किया गया। दुष्कर्म की धाराएं एफआईआर लिखने के 72 घंटे के बाद बढ़ाई जाती हैं। जब चारों तरफ इस बात का, मीडिया का प्रेशर बनता है, तमाम लोगों के फोन होते हैं, लोग पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो दुष्कर्म की धाराएं भी बाद में जोड़ी गई हैं। इसके बाद भी इस घटना को आपसी रंजिश का बताए जाने का प्रयास हुआ और लगातार पुलिस की उच्च अधिकारियों की ओर से इस घटना को एक महिला के साथ बलात्कार और फिर बलात्कार के बाद उसकी नृशंस हत्या का मामला न बताते हुए अन्य अन्य बातें इस मामले में फ्लोट की जाती रही। और जैसा कि अभी आपने कहा, थोड़ी देर पहले अभी सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट भेजी गई है सभी को, उसमें ये कहा गया है कि साहब, जबकि साफ है कि उसके प्राइवेट पार्ट पे जिस तरह क्षतिग्रस्त किया गया, जिस तरह से हमला किया गया, जुबान काट दी जाती है, शरीर पे जिस तरह के निशानात हैं और पूरी घटना, कपड़े जिस तरह से तार-तार हैं बरामद की जाती है, वो सारी जो फिजिकल पूरा जो टॉर्चर है, जो उसकी जो दशा है, वो दशा साफ-साफ इशारा कर रही है। उसके घर वाले कह रहे हैं, और वो लड़की बोलने की स्थिति में भी जब थी तब भी उसने बात की तरफ कहा कि उसके साथ ये घटना हुई है। लेकिन उसके बावजूद आज जो मेडिकल रिपोर्ट जो सार्वजनिक की जाती है, उसमें कहा जाता है कि इसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ। और ये उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है
उससे पहले भी कई बार की जो घटनाएं हुई हैं, जी। हम पीलीभीत में देखें, उसके बाद लखीमपुर में देखें, और आज अभी जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर पहले बलरामपुर से खबर आती है कि वहाँ एक आदिवासी लड़की के साथ कुछ इसी तरह की घटना हो जाती है और पूरी रात उसके पिता को बैठाया जाता है थाने में और FIR नहीं की जाती है। अगले दिन सुबह जाकर उस लड़की की हालत देखी जाती है। तो ये सीधे तौर पर घटना को दबाने की, घटना को डाइल्यूट करने की सिद्धार्थ जी सिद्धार्थ जी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आपने कहा कि प्रशासन की तरफ से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है, उस मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म यानी बलात्कार का कोई सबूत नहीं मिला है या कोई चिन्ह नहीं मिला। ये आपके कहने का मतलब है, जबकि पूरा देश ये जान रहा है कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और वो उसके साथ जिस तरीके से बलात्कार हुआ है। क्या ये प्रशासन ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है या हश-हश बातचीत हो रही है? नहीं, ऑन रिकॉर्ड है। इसको, इस मेडिकल रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है और उस मेडिकल रिपोर्ट जो जिला अस्पताल की है वो बताती है कि दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो रही है। और उसके परिवार वालों का क्या कहना है? उसके परिवार के लोगों की स्थिति ये है कि अभी उसके परिवार के लोगों को उसकी बॉडी तक पुलिस ने हैंडओवर नहीं की और वो सफदरजंग में उसका भाई और परिवार के लोग धरने पर बैठे रहे कि हमारी बेटी के साथ जो हुआ है, हमें इसका न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। और पुलिस उसकी बॉडी को दूसरे रास्ते से मूव करके हाथरस के लिए चल देती है। इसके भी उसके सगे भाई के बयान अभी कुछ देर पहले जो है वो आ चुके हैं, जिसमें वो साफ साफ कह रहा है कि उसे नहीं बताया गया और उसकी बहन का शव जो है वो लेकर पुलिस जो है चली जाती है वहां से। ये उसके परिवार वालों का कहना है। ताहिरा जी, जो बात सिद्धार्थ कलहंस कह रहे हैं, वहां तो प्रशासन ये भी मानने से इनकार कर रहा है कि उस लड़की के साथ बलात्कार भी हुआ है, रेप भी हुआ है। आशुतोष जी, जैसे अभी आपने जिक्र किया था कि वो निर्भया के बाद ये भी निर्भया जैसा ही केस है, ये भी जो बिटिया के साथ हुआ है। तो उस समय जस्टिस वर्मा कमेटी जब बनी थी तो सभी विमेन संगठनों ने और जितने भी विमेन एक्टिविस्ट थे उन्हें इनपुट दिया था, एक मजबूत कानून बना था। उस कानून में है कि अगर लड़की कहती है, इसमें तो लड़की ने जब थोड़ा होश आया तो उसने बताया ना, 4 लोगों ने दुष्कर्म किया था, तो क्या कानून जो बनाया गया था, इतनी मुसीबतों से कानून जो बना था, उसको भी वायलेट कर दिया जाएगा? उसकी बॉडी को तो वायलेट किया ही गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। डॉक्टर्स ने बाद में कहा कि उसका पैर जो था पूरी तरह से पैरालाइज था, उसके हाथ जो थे वो टेम्पररी पैरालाइज थे। आप सोच सकते हैं किसी औरत की बॉडी के साथ वॉयलेशन, इससे बड़ा कोई क्राइम हो सकता है? और जब जस्टिस वर्मा के बाद एक मजबूत कानून बन गया, हमारे हाथ में आया, तो उसमें था पुलिस रिफॉर्म की बात थी, उसमें बात थाना इंचार्ज भी FIR दर्ज नहीं करता तो उसको जेल का प्राविधान है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है आशुतोष जी, जो राजनीति की दशा और दिशा को तय करता है, वहां मुझे जहां तक पता है, अब जर्नलिस्ट है बताएंगे कि अभी तक 2 या 3 ही थाना इंचार्ज हैं जिनको इस तरह जेल का प्रावधान जो है दिया है, उसको एक्शन में लाया गया है। तो मेरा कहना है कानून सख्त से सख्त आप बनाते जाइए, जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो डर कैसे पैदा होगा? जब फास्ट ट्रैक कोर्ट से ताहिरा जी, यहाँ पे सवाल कानून के इम्प्लीमेंटेशन का नहीं, सवाल ये कि पूरे घटनाक्रम को ही नकारने का है। लड़की कह रही है, लड़की कह रही है, लड़की के परिवार वाले अगर कह रहे हैं कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ और मेडिकल रिपोर्ट ये आती है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? नहीं, तो वही मैं कह, नहीं, जस्टिस वर्मा कमेटी जो हम लोगों ने, महिलाओं ने इतना लड़के, पूरा देश आंदोलन में था, पूरा देश सड़कों पे था 2012 में, और एक मजबूत कानून बना, उसमें ये प्रावधान है, उसमें दिया हुआ है, अगर महिला लड़की कहती है उसके साथ बलात्कार हुआ है तो उसको माना जाता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ। ये कैसे मेडिकल की रिपोर्ट देर में आई, बहुत समय, मैं आगे कहने जा रही थी, जब आप एविडेंसेस टाइम से पुलिस में रिफॉर्म नहीं कलेक्ट नहीं करेगी, टाइम को बढ़ा देगी, तो क्या होगा, कैसे तथ्य आएंगे सामने, और विटनेस भी जो है वो भी आगे चल के हॉस्टाइल हो जाएंगे। जब कानून आपको इंसाफ देने की जो प्रक्रिया है, जो महिलाओं के लिए कानून बना निर्भया के बाद, उसको इम्प्लीमेंट ही आप नहीं करने को तैयार हैं, वहीं से शुरुआती से आप उसको पूरा तोड़ मरोड़ रहे हैं, तो उस बच्ची को, उस दलित बच्ची को, इस उत्तर प्रदेश की बिटिया को इंसाफ कैसे मिलेगा? पहला सवाल तो यही खड़ा होता है। घनश्याम जी, आप की पार्टी समाजवादी पार्टी, आप उसके प्रवक्ता है, जो कुछ भी इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है उस पर आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है?
बारे में जो भास्कर ने आज लिखा है, उसे कोट करना चाहता हूँ। पिता कहते हैं, ये लोग गांव के ठाकुर हैं, ये लोग मेरी बेटी से दरिंदगी करने से पहले मेरे पिता से भी मारपीट कर चुके हैं, उनकी उंगलियां तक काट दी थी। पुलिस ने पहले सिर्फ हत्या का मामला दर्ज किया, एक व्यक्ति को अभियुक्त बनाया, 10 दिन तक कोई गिरफ्तारी नहीं। पीड़िता का बयान लेने में भी 5 दिन बाद पुलिस पहुंची। न्यूज लॉन्ड्री ने पीड़िता की मां का बयान प्रस्तुत किया है, जिसमें मां ने बताया है कि किस तरीके से पहली बार उन्होंने जब बेटी को देखा तो बेटी वस्त्रहीन थी, उसके मुंह से, उसके अनेक अंगों से ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था और वो मूर्छित थी, किसी भी हालत में नहीं थी। इसके बावजूद उसे उस पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। पुलिस कहती है कि ये तो फेक कर रही हैं, ये ऐसा कुछ है नहीं, आप इन्हें घर ले जाइए। पुलिस ठीक से रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। बाइक पे लेके जाया जाता है, वहीं पे पड़ी रहती हैं। किसी तरीके से अस्पताल पहुंचाया जाता है। आज 2 हफ्ते बाद जब बेटी की मृत्यु हो जाती है, अभी तक आपने उत्तर प्रदेश की सरकार में किसी के माध्यम से भी आपने नहीं देखा कि किसी भी तरह की मदद की गई हो। अस्पताल पहुंचाने में मदद की गई हो, परिवार को न्याय के विषय में बताने में मदद की गई हो। तो ये प्रशासन पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा है। हमारी महिला मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, वो पिछले 2 दिन से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ट्वीट को रीट्वीट कर रही हैं, जैसे उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। स्वाति सिंह जी हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस देश में लोकतंत्र में मंत्री गूंगे बहरे हो जाएं, जिम्मेदारी छोड़ दें और सिर्फ कुर्सी पे बैठे रहें, उस देश में पुलिस वही करेगी जो वहां की राजनीति बताती है, जिसे राजनीति दिखाती है। राजनीति क्या दिखाती है? कुलदीप सिंह सेंगर बेटी के पिता की हत्या थाने में करवा सकता है, उसके बाद वो एसपी के ऑफिस में अपनी पूरी गाड़ियों के काफिले के साथ जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक जाति विशेष की सामंतगिरी राजनीति को में दिखाना जरूरी है। यहाँ से बेटी के ऊपर जो अत्याचार हुआ और जाति की जो राजनीति है, वो दोनों जुड़ जाती है। हमारी पार्टी का रुख ये है कि इस सरकार ने कोई भी अपने वादे के ऊपर अमल नहीं किया। हमने 1090 जो वुमेन पावर लाइन बनाया, उसको इस सरकार ने नस्तेनाबूद कर दिया और सिर्फ पुरानी सरकार की खामियों के पीछे छुप करके अपनी नाकामियों से बचते रहे। आज इस तरह की घटना हम सभी के अंदर एक आंदोलन पैदा करती है, क्योंकि ये नृशंस घटना है। ये ऐसी घटना है जो हर किसी की, जिसकी बेटी बहू है, उसके अंदर के इंसान को दहला देती है। और ऐसे समय में भी अगर हमें राजनीतिक कोई विचार नहीं मिलता है मंत्री से, किसी मुख्यमंत्री से, तो इसका मतलब वो लोग गैर जिम्मेदार हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो दिया है। हमने जरूर कोशिश की थी कि इस पूरे मसले में बीजेपी उत्तर प्रदेश से कोई प्रवक्ता आके हमारे साथ बात कर ले, लेकिन हमें उसमें कामयाबी नहीं मिली। हमने कई लोगों से बातचीत की थी, लेकिन वो तैयार शायद नहीं हुए। हो सकता थोड़ी देर के बाद वो तैयार हो जाए। लेकिन विजय त्रिवेदी जी, ये जो बात अभी सिद्धार्थ कलहंस ने बताई है, ये बड़ी दुखद भी है और ऐसा लगता है जैसे पूरा प्रशासन जो है संवेदनहीन हो गया है, या वो कहीं ना कहीं अपनी खाल बचाने के लिए कहीं ऐसा ना हो एक बार फिर निर्भया जैसा बड़ा आंदोलन खड़ा ना हो जाए और फिर पूरी सरकार कटघरे में हो जाए। क्योंकि जब 2013 में जो दिल्ली के अंदर जो शीला दीक्षित की हार हुई थी, उसका एक बड़ा कारण यह भी था क्योंकि शीला दीक्षित के खिलाफ माहौल बनाने में निर्भया कांड ने बहुत भूमिका की थी और बहुत दिनों तक, लंबे समय तक आंदोलन चला था। क्या ये उस पृष्ठभूमि में है कि जहां आप मेडिकल रिपोर्ट को भी पूरी तरीके से नकार देते हैं और पुलिस प्रशासन जिनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और योगी जी जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत सक्षम वो प्रशासक है, बड़े कड़क मुख्यमंत्री हैं और ठोको नीति के चालक हैं, क्या कारण है कि प्रशासन इसमें आगे बढ़ के कार्रवाई नहीं कर रहा है? आशुतोष जी, मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूं। और जैसे ताहिरा जी ने कहा, हम लोग 2012 से जब 2013 में ये सारा हुआ, निर्भया का कांड, और मैं जस्टिस JS वर्मा से, जस्टिस लीला सेठ उस वक्त होती थी, उनसे, और पूरा कानून जो बना, और कानून का मकसद था डेटरेंट इफेक्ट। हम लोग कहते हैं कानून को डेटरेंट, वो कुछ जो अपराध हो गया उसको तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे अपराध नहीं हो उसको रोकने के। लेकिन जस्टिस JS वर्मा और जस्टिस सेठ ने जो बात मुझसे कई बार उस दौरान भी बातचीत हुई थी, उसमें महत्वपूर्ण था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जब तक आप लायबल नहीं बनाएंगे, कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे, तब तक ये संकट नहीं खत्म होगा। और इसलिए पुलिस पर, थानों पर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं कानून में की गई, लेकिन उन सबका पालन कभी नहीं हो रहा। और ज्यादातर जो जिला स्तर पर होता है, क्योंकि एक पुलिस की हमारी पॉलिसी है, हमारे यहाँ SP का, SHO का, पुलिस ऑफिसर का प्रमोशन उस थाने में अपराधों की संख्या कम करने से होता है, अपराध कम करने से नहीं होता। तो इसलिए ज्यादातर SHO, ज्यादातर जो थाना अधिकारी हैं, वो FIR दर्ज करने से ही घबराते हैं। ये पुलिस की टेंडेंसी है, इसमें कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्य हो।
क्योंकि यदि हम अपराधों को, जैसे अभी कोरोना में हुआ, कोरोना में जब ये तय हुआ कि टेस्ट जितने ज्यादा होंगे तो हमें ज्यादा मरीजों की संख्या पता पड़ेगी, तो यदि अपराध दर्ज होंगे तो अपराधों पर रोक के लिए भी कुछ एक्सरसाइज होगी। लेकिन यहाँ सारे थानाधिकारी या पुलिस ऑफिसर जो है, एसपी जो है, अपने थानों की अपराधों की संख्या कम करने में लगे रहते हैं और उसी का इनाम मिलता है। योगी जी के लिए मैं जितना जानता हूँ, जितना समझा हूँ, कि वो एक कड़क और ठोको नीति, जिसे आपने कहा, उस तरह के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके रहते हुए भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि मैं समझता हूँ कानून जो है रुआब से चलता है। यदि सरकार का रुआब इतना होना चाहिए कि किसी दलित महिला के साथ, किसी बेटी के साथ, और इसमें तो बहस ही नहीं हो सकती है। मुझे तो हैरानी हम सब लोगों पर है कि निर्भया का कांड दिल्ली में होता है तो पूरा देश जो है, जिस तरह की माहौल बनता है, वो माहौल हाथरस की बेटी के लिए, वो बरेली की बेटी के लिए या जबलपुर की बेटी के लिए क्यों नहीं बनता? इसके लिए सब लोगों को खड़ा होना चाहिए, और राजनीतिक तौर पर इसमें मैं कोई बहस ही नहीं करना चाहता कि कोई है, और तुरंत इस पर जो एसपी या जो भी लाइबल ऑफिसर्स हो सकते हैं, अकाउंटेबल ऑफिसर्स होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करके एक मैसेज दिया जाना चाहिए। बट विजय जी, ये जो पूरा सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों जब एंटी-सीएए का मूवमेंट हुआ, उसके बाद जिस तरीके से वहां पे कड़क कार्रवाई की गई है, लोगों के कुर्कियां की गई हैं, लोगों के पोस्टर लगा दिए गए हैं, और जो यहाँ की विधवा महिलाएं थी उनको भी जेल के अंदर डालने में कोई वो नहीं किया, जो 80 साल के बुजुर्ग थे उनको भी जेल में डाल दिया गया। और ऐसे में अगर इतना जघन्य अपराध होता है और योगी सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती, पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है, तो क्या ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, या फिर ये कहा जाए कि बहुत सिलेक्टिव होकर कार्रवाई करते हैं, कि जहां आपको कार्रवाई करनी होती वहां तो आप कार्रवाई करते हैं, जहां आपको कार्रवाई नहीं करनी होती आप कार्रवाई नहीं करते हैं? आपको लगता है कि ये मामला अगर भड़केगा तो हमारी छवि नष्ट हो जाएगी? क्योंकि आप ही ने कहा था कि अब रामराज्य आ गया है, रामराज्य आने के बाद अब किसी भी महिला या बच्ची के साथ दिक्कत नहीं होगी, उनके साथ कोई नहीं होगा। आप ही ने एंटी रोमियो स्क्वाड खड़ा किया था, तो दिक्कत कहां पे है? वही बात मैं जिक्र कर रहा हूं कि एंटी रोमियो स्क्वाड उन्होंने शुरू किया, महिलाओं को लेकर खासतौर से इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। लेकिन यदि कोई जिला अधिकारी या जिला पुलिस ऑफिसर या पुलिस थाना इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा और उस पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, तो आज मुख्यमंत्री तक या जो भी ऊपर बैठे हुए लोग हैं उन तक पहुंचती है, और मैं समझता हूं पहुंचनी चाहिए। इसमें राजनीति की बात। सिद्धार्थ जी, आपको क्या लगता है क्यों प्रशासन इस पूरे मसले पर जो है वो चुप्पी साधे हुए है, या बलात्कार की घटना को भी इनकार कर रहा हो? मेडिकल रिपोर्ट इस तरीके को इशारा करती है, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि लगातार कई घटनाएं ऐसी हुई हैं और उन घटनाओं के बाद अभी तक उत्तर प्रदेश में एक भी पनिशमेंट हुआ है। पनिशमेंट बहुत सारे आईपीएस अफसरों पे हुए हैं, बहुत सारे पुलिस कप्तानों पे हुए हैं, लेकिन एक भी पनिशमेंट आप नहीं बता सकते हैं जहां महिला पर हुए किसी अपराध के विरोध में, महिला पर हुए किसी अपराध के चलते किसी पुलिस कप्तान के खिलाफ, किसी बड़े पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो। और छोटे स्तर पर भी जो कार्रवाइयां हुई हैं वो जैसे ही आज की घटना में जब मृत्यु हो जाती है, शायद इसके बाद कुछ कार्रवाई हो जाए, वो भी कुछ छोटे स्तर के कुछ पुलिस वालों का। तो मुझे लगता है कि महिला अपराधों को लेकर जो शासन की नीति रही है, दंड देने की, अधिकारियों को जिम्मेदारी फिक्स करने की, उसको लेकर शुरू से एक बड़ा ढीला रवैया रहा है। कोई बहुत उस तरह का एक सख्त कदम उठा के एक संदेश नहीं दिया गया। हाँ, अभी 4 दिन पहले हम सभी ने ये आदेश पढ़ा था कि जो महिला अपराध करेंगे, जो बलात्कारी होंगे, जो इस तरह के आरोपी होंगे, चौराहों पे उनकी तस्वीरें लगा दी जाएंगी और उनके साथ ऐसा होगा, वो होगा। लेकिन जब कार्रवाई करने की बात आती है तो वो लोग जो इस घटना को दबा रहे हैं, वो लोग जो इस घटना को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने समय रहते कोई स्टेप नहीं उठाया था, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, इसको भी देखा जाना चाहिए। और शायद आज के बाद अगर कोई भी पुलिस अफसर किसी जिले में तैनात होता है तो उसके अंदर कम से कम ये भय होगा कि अगर हमारे क्षेत्र विशेष में, हमारे क्षेत्र में अगर महिलाओं पर अपराध होंगे, महिलाओं के साथ ये घटनाएं होंगी, तो उसका हमें सख्त दंड मिलेगा। तो हमें इसकी रोकथाम बढ़ चढ़ कर करनी होगी, हमें उसके लिए तमाम सारे प्रिवेंटिव मेजर्स। सिद्धार्थ, ये मैं जो जानना चाह रहा हूं कि भाई एक कड़क मुख्यमंत्री के रहते हुए कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मेरा तो बड़ा सीधा सा सवाल है, कड़क मुख्यमंत्री के रहते हुए कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आप कहते हो कि गुंडे अब यहाँ रह नहीं पाएंगे, या तो उनका राम नाम सत्य हो जाएगा या जेल के अंदर दिखाई पड़ेंगे। अब जब गुंडे तो छोड़ दीजिए, जब एंटी सोशल एलिमेंट इतना जघन्य अपराध करते तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मेरा तो बड़ा सीधा सा सवाल है।
देखिए, जो कार्रवाइयां अब तक हुई हैं, आप सीए के मसले में देख लीजिए, सीए के मसले में जिस तेजी के साथ कार्रवाइयां हुई हैं, आप किसी को घर में खुद ही नजर बंद करते हो और उस पर 12 घंटे तक पहरा बिठा के रखते हो, और उसी दौरान बाहर कोई घटना होती है, आप कहते हो इसके जिम्मेदार ये हैं। तो ये बड़ा सेलेक्टिव अप्रोच के साथ उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयां हुई हैं। अभी कुछ अपराधियों के घर गिराए जाने की घटनाएं आपके सबके सामने आई हैं। वो अपराधियों के जो घर गिराए जाने का भी कांड होता है, कि घटनाएं जो होती हैं, जो कार्रवाई होती है, वो भी बड़ी सेलेक्टिव सी होती है कि आपने आज तक एक भी ऐसे अपराधी जो आरोपी हों, कुछ फरार भी हैं, कुछ गंभीर धाराएं हैं, गंभीर मुकदमे हैं, लेकिन अगर वो दल विशेष से संबंधित नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। तो ये कार्रवाई भी जो सेलेक्टिव होती है, इसको लेके भी जो पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जिलों में, जो प्रशासन कमान संभाल रहे हैं, उन तक मैसेज जाता है साफ साफ कि हमें कार्रवाई किस खास व्यक्ति पे करनी है और किस खास व्यक्ति पे नहीं करनी है। तो ये जो सारा कार्रवाई का सख्त छवि, कड़क छवि, ये जो सारा ढिढोरा है, ये जो ढोल पीटा जा रहा है, ये बहुत सेलेक्टिव है। और ये मैसेज डाउन द लाइन चला गया है, पुलिस अधिकारियों तक को भी मालूम है कि हमें किस व्यक्ति को छूने पर हम पर कार्रवाई होगी और कौन सी घटनाएं होंगी जिन पर हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो ये सारी कड़क छवि जो है, ये एक सेलेक्टिव फ्रेम के अंदर, एक सेलेक्ट फ्रेम के अंदर जो है वही तय किया गया है, वही एक कड़क छवि है कि वो कुछ लोगों के ऊपर का बुलडोजर भी चल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ताहिरा जी, उत्तर प्रदेश का भी मैं आंकड़े देख रहा था कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले साल 2019 में 59,445 केसेस महिलाओं के खिलाफ हुए। मैं उसके ब्रेकअप में नहीं जा रहा हूँ, कितना बलात्कारी घटना हुई, कितना बड़ा, बहुत अपने आप में दुखद है, लेकिन उत्तर प्रदेश आज की तारीख में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में पूरे देश के अंदर नंबर 1 है। क्या आपकी नजर में ये जो जिस ओर सिद्धार्थ इशारा कर रहे हैं कि भाई सेलेक्टिव अप्रोच है कुछ अपराधों में, या मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं कुछ धर्म विशेष के लोगों को या जाति विशेष की तरफ अगर आप देखें तो वहां पे फौरन कार्रवाई हो जाती है। अगर आप आंदोलन करने सरकार खिलाफ निकलें तो आपके खिलाफ फौरन कार्रवाई हो जाएगी और कोई उसमें लुका छिपी नहीं होगी। और ये कहा जाता है कि जो गुंडे उनको तो हम गोली मार देंगे, एनकाउंटर कर देंगे, लेकिन जहां पे इतना जघन्य अपराध होता है वहां पे कार्रवाई नहीं होती है। क्या आपको लगता है ये जो पॉलिटिसाइजेशन हुआ है उसका नतीजा है, या फिर महिलाएं चूंकि अपने आप में कोई बहुत संगठित नहीं है इसलिए आप उस मामले में कार्रवाई ना करें तो भी चलेगा? नहीं, देखिए, महिलाएं ऐसा नहीं संगठित है। अभी आपने ही कहा कि शीला दीक्षित की सरकार गई भी निर्भया के आंदोलन को लेकर थी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश में भी सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वेमेन बहुत तेजी से बढ़ा है। अब चाहे आप लखीमपुर की घटना देखें, गोरखपुर की देखें, शाहजहांपुर के, हर जगह महिलाओं के साथ हम बराबर देखते हैं और फिर डिबेट्स में जाते हैं, उसके लिए बोलते हैं, थोड़ा बहुत प्रदर्शन होता है, उसके बाद फिर खत्म हो जाता है कि उसमें क्या प्रक्रिया आगे बढ़ी। मेरा मानना है कि ठोको या आप सख्त मुख्यमंत्री कह रहे हैं, भाई सख्त मुख्यमंत्री अगर हैं तो इस समय महिलाओं के साथ अगर आधी जमीन के साथ इस तरह की हीनियस क्राइम हो रहा है तो उनको क्यों नहीं, उनपे भी एनएसए लगाइए भाई। आप बात कर रहे हैं सिर्फ फोटो लगाने की, फोटो लगाने से क्या होगा? कुछ दिनों में पोस्टर झड़ जाएगा, या वो जिसका आपने लगाया है वो कोई वकील करके एविडेंसेस ही नहीं पुलिस आपकी कलेक्ट करेगी, वो निकल के फिर सीना ठोक के निकल पड़ेगा, उससे बड़ा क्राइम करेगा। उसको लगाने से क्या फायदा है? क्यों नहीं आप कन्विक्शन रेट बढ़ाने की बात करते? क्यों नहीं एक सख्त कड़क मुख्यमंत्री आप ये मैसेज देते हैं कि हम कोई भी अगर महिलाओं के साथ अभद्रता करता है, इव टीजिंग से शुरू होता है, देखिए आशुतोष जी ये चीज, तो हम वहीं पे उसको दबा देंगे, वहीं पे हम ऐसी सजा देंगे कि तमाम शोधे जो है वो डर जाएंगे, वो कांप जाएंगे। तब तक आप कह सकते हैं कि ठोकने वाले बड़े सख्त मुख्यमंत्री हैं। लेकिन महिलाओं के साथ, आधी जमीन के साथ जब इस तरह की वारदात हो रही है, आप कह रहे हैं कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, तब तो आपको और भी मैदान में आना चाहिए ना। इस समय हमारी दलित बिटिया की, उत्तर प्रदेश की बिटिया की जिस तरह से हीनियस उसके साथ ये हुआ है, क्राइम हुआ है और बलात्कार हुआ, वो अब नहीं रही। अभी आप यही कह रहे हैं कि नहीं बलात्कार नहीं हुआ, वो बच्ची बनने से पहले ये कह चुकी कि उसके साथ इन लोगों ने किया। आपको इतना टाइम क्यों लगा? आपकी पुलिस को एसपी और डीएम से पूछा जाना चाहिए कि गैंग रेप की जो धारा लगी है उसमें टाइम लगा है, उसमें कई दिन के टाइम के बाद ये धारा वहां जाके ऐड की गई। व्हाई? क्वेश्चन इज दिस। यहाँ एनएसए लगाओ, यहाँ पे उन तमाम लोगों के एक आध का, दो चार का घर गिराओ, जिससे कि आइंदा वो हिम्मत न करे किसी महिला के ऊपर। सिर्फ कहने से नहीं चलेगा आशुतोष जी,
बेटी बिल्कुल। बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बिटिया पढ़ेगी, कहाँ बिटिया पढ़ेगी जब आप उसको सिक्योरिटी नहीं, वो माहौल नहीं है कि हमारी बिटिया अपने को सुरक्षित महसूस करे। क्या चार दीवारी में उनको वापस भेजने की कोई साजिश है? बिल्कुल, एक डर पैदा करने की साजिश है। मेरा तो ये सवाल है इस समय। घनश्याम जी, अगर सत्ताधारी पार्टी अगर असफल हो रही है या मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है, तो आपकी पार्टी की भूमिका क्या है? क्या आप इसको एक आंदोलन के रूप में देने की कोशिश करेंगे? क्या आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ आप कर रहे हैं ये यूं ही नहीं चला जाएगा, ऐसे ही मामला नहीं दब जाएगा? देखिए, 3 बातें हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने बेटी पढ़ाओ की बात की। चंदपा गांव जहां की ये घटना है, वहां पे बेटियां 8वीं या 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं क्योंकि स्कूल दूर है। हम उत्तर प्रदेश के एक आम गांव जो कि हाईवे के बगल में है उसकी बात कर रहे हैं, वहां ये स्थिति है। तो जब तक कोई सरकार अपने नियम कानून अपने प्रशासन के माध्यम से बदलाव नहीं ला सकती, सिर्फ को कह देने से बदलाव आ जाएगा। ये आदित्यनाथ जिनका उनके अपने एफिडेविट में अपराध की फहरिस्त है, 150 विधायक और सांसद हैं जिनके ऊपर अपने एफिडेविट में अपराध की फहरिस्त है, ये कहना कि आदित्यनाथ अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना देंगे, ये ऐसा कैसे कहना है जैसे इमरान खान पाकिस्तान की मदद से आतंकवाद मुक्त विश्व बना देंगे। जो अपराध की सीढ़ियां चढ़ते हुए राजनीति में आते हैं वो कैसे अपराध मुक्त बनाएंगे? न नियम न कानून, और आप कहते हैं कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं। कौन सा स्ट्रिक्टनेस आपने देखा है? रही बात महिलाओं की, ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आदित्यनाथ महिलाओं के प्रति संवेदनशील हैं तो जो सीएए के प्रोटेस्ट चल रहे थे वो कैसे बयान दे सकते हैं कि इन लोगों ने अपनी बहू बेटियों को चौराहे पर भेज दिया है? ये दिखाता है कि स्वयं शीर्ष स्तर पर उनका प्रशासन, मुख्यमंत्री स्वयं महिलाओं को लेकर के संवेदनहीन है। कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद का केस दिखाता है कि सरकार संवेदनहीन है, लेकिन भाषण के मामले में, प्रचार के मामले में वो बेहद संवेदनशील है। वो चाहती है कि जो उसके भाषण हो, नारे हो, वो सब जगह दिखाई दें। न महिलाओं की शिक्षा के मामले में कोई ठोस प्रगति हुई। हमने देखा कि किस तरीके से एक बेटी को ईव टीजर्स ने इतना परेशान किया कि एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में। किसी भी केस में सरकार का नेतृत्व दिखाई नहीं देता है। जहां तक हमारी पार्टी की बात है, मैं 2 बातें कहूंगा। मुझे लगता है कि हमारी पार्टी सरकार से कदम कदम पर सवाल करेगी, विधानसभा में सवाल करेगी, हर घटना पे जाकर के फैक्ट फाइंडिंग मिशन के माध्यम से जो घटना की असलियत है, क्योंकि सरकार असलियत दबा देती है, डॉक्टरों को जेल भेज देती है और ऑक्सीजन की बात नहीं करती, उस सरकार की असलियत सामने रखेगी। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो थोड़ी सी राजनीति से इतर है, ये इस देश में अगर हमें ठोस तरीके से महिलाओं को आजादी देनी है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षा देना है, बराबरी का सम्मान देना है, तो ये जरूरी है कि इस देश में ठोस तरीके से महिलाओं को राजनीति में आना पड़ेगा और सामाजिक नेतृत्व में और बड़े पैमाने पे आना पड़ेगा। घनश्याम जी, वो तो भविष्य की बात है और वो थ्योरेटिकल बात है। मेरा कहना ये कि आप प्रमुख विपक्षी दल हैं, आप सरकार में रह चुके हैं और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके ही जो बड़े नेता थे मुलायम सिंह यादव, उनका तो लड़के इस तरीके की गलतियां कर देते हैं। तो मेरा कहना यह कि अब आप लोग उस तरीके का आंदोलन क्या खड़ा करेंगे जिस तरीके का आंदोलन दिल्ली के अंदर खड़ा हुआ और अंततः प्रशासन, सरकार, संसद को झुकना पड़ा और फैसले करने पड़े, भले ही उसका असर नहीं हुआ। क्या वो स्थिति में है आज आप लोग या नहीं है? हम लोग 2 बातें कहूंगा। एक तो किसी एक बयान को जिसकी उसकी पूरी पृष्ठभूमि नहीं उपस्थित है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से प्रस्तुत किया कि वो बयान सभी के लिए लाइसेंस है। इस तरीके से अगर हम आकलन करें तो प्रधानमंत्री जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था या जर्सी गाय कहा था, हम बयानों से थोड़ा सा हट जाते हैं। दूसरी बात कि हम मुख्य विपक्षी दल है, सरकार विफल हो रही है। अगर हम इस तरह के मुद्दों पर मुखर होकर के सामने नहीं आएंगे और हमारे उत्तर प्रदेश की बेटियों बहनों की आवाज नहीं बुलंद करेंगे तो हम उस भूमिका को अदा नहीं करेंगे और उसके बाद जनता का विश्वास अर्जित नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी राजनीतिक भूमिका भी है कि हम इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरें, विधानसभा से लेकर के केंद्र में संसद के स्तर पर और भारतीय जनता पार्टी के हर प्रशासनिक स्तर पर इस सरकार को घेरे। वो हमारी जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी से नहीं भागने वाले, उसमें हम डटे रहेंगे। बिल्कुल। विजय जी, अंत में आपसे सवाल 2 है। पहला सवाल ये कि अगर मैं इस विभाजन में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पृष्ठभूमि है, चूंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं इसलिए मैं कुछ चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। मेरा कहना है अगर ये लड़की मान लीजिए कि दलित परिवार से नहीं होती तो भी क्या प्रशासन इसी तरीके से रवैया अख्तियार करता? और दूसरा सवाल यह है कि जिस तरीके से भी घनश्याम जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुख्यमंत्री और प्रशासन इस तरीके से मामले को दबाने की कोशिश करता है, क्या विपक्ष उनको वाकई में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, पिनिंग डाउन ऑन द मैट, क्या वो करने की स्थिति में है?
देखिए, आपने जो आखिरी बात की और घनश्याम जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं योगी सरकार का बचाव नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो इस महिलाओं के अपराध को लेकर किसी भी के साथ नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन 2017 का आपने जो एनसीबी का जिक्र किया था, वो 2017 का रिकॉर्ड, 2017 में योगी सरकार आई थी। उससे पहले मैं 2016 का रिकॉर्ड देख रहा हूँ, ये मैं खबर के साथ, इसमें लिखा हुआ उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, जब योगी की बजाय अखिलेश यादव की सरकार वहां पर थी। ठीक है, तो घनश्याम जी इस स्थिति में नहीं है कहने में, न वो आंदोलन करने की स्थिति में है। और दलित जो है वो अखिलेश यादव सरकार में, योगी सरकार में, दोनों में ही उसकी स्थिति बहुत खराब है। आप जो सब बात कर रहे हैं कि वो दलित नहीं होती तो शायद ये स्थिति नहीं होती, ये किसी हद तक ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हमारे सोशल माइंडसेट की जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे ऑफिसर्स की जो है माइंडसेट की प्रॉब्लम है। इसमें अखिलेश यादव की सरकार हो, योगी सरकार हो, कोई नहीं है। जब तक हमारे ऑफिसर, जब तक हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप, जब तक हमारा सोशल जो सिस्टम है वो इसको ठीक नहीं कर, मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि 2016 में अखिलेश सरकार थी तब भी हाईएस्ट नंबर पर था, 2017 में योगी की सरकार है तब भी हाईएस्ट है। तो इसका मतलब सरकारें जो हैं वो कुछ नहीं कर रही हैं। घनश्याम जी आज बैठे हुए हैं, उनको यहाँ बैठने की बजाय सड़कों पर खड़े होते यदि वो, क्योंकि अंदर से जब उनकी सरकार थी तब भी हाईएस्ट क्राइम रेट थी वुमेन अगेंस्ट, समझे, अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध अखिलेश सरकार में भी थे। और आपने मुलायम सिंह का जिक्र भी किया कि वो लड़कों को कहते थे कि ऐसी तो गलतियां वो लड़के कर देते हैं। तो ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है, और इसमें तो दो चीजें, एक महिला और दूसरा दलित, तो दोनों ही जो फैक्टर हैं वो अपराध के लिए बहुत प्रोन है, और उस पर कोई भी काम करने के लिए आगे नहीं आता है। घनश्याम जी, चूंकि आपके नाम का जिक्र, आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, दो बातें कहूंगा। मुझे लगता है कि मैं इस आलोचना का स्वागत करता हूं, पहली बात तो। दूसरी बात कि जो हमने विमेन पावर लाइन बनाई थी, उसमें उसी साल, जिस साल की बात विजय जी कह रहे हैं, लगभग 9 लाख लोगों ने बेटियों ने, क्योंकि बेटियों के लिए थी, बेटियों ने अपने खिलाफ होने वाले अत्याचार के लिए फोन किया था उस टाइम में। जब सरकार कोई सिस्टम बनाती है तो आने वाली सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो 9 लाख का आंकड़ा 20 लाख हो। अगर आपराधिक घटनाएं दर्ज होती हैं तो ये सरकार के लिए अच्छा है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये सरकार आपराधिक घटनाओं को दर्ज ही नहीं होने देती है। जो सरकार तकनीक से काम नहीं करेगी, नियम से काम नहीं करेगी, कहेगी ठोको नीति है, केवल एक आभा मंडल बना के रखेगी कि मुख्यमंत्री बहुत कड़क है। इसका क्या मतलब है कड़क है? कि आप किसी नियम से नहीं चलेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि किसी भी जवाब में मुख्यमंत्री बहुत कड़क है। आप मुख्यमंत्री होते हुए कहेंगे कि उन्होंने अपनी बेटी बहुओं को चौराहे पे भेज दिया प्रोटेस्ट करने के लिए। तो मैं ये, अखिलेश यादव एक संवेदनशील नेता है, उन्होंने प्रयास किए, कुछ प्रयास सफल थे, कुछ प्रयास विफल थे। और जहां तक नेताजी के बयान की बात है, मैंने कहा है कि आप मोदी जी के बयान, क्योंकि हम लोग हर बहस में उस बयान को दोहराते नहीं है, इसलिए वो बयान जितने घटिया है उतने घटिया से कम नहीं हो जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देना, जर्सी गाय कह देना, ये तो देश के प्रधानमंत्री के बयान है। या स्नूपिंग की बात, ये तो देश के गृह मंत्री की बात है। बट घनश्याम जी, वो बयान तो आपत्तिजनक था ना, ये तो आप भी मानेंगे, भले ही आप समाजवादी पार्टी से, को आपत्तिजनक तो था ना। बिल्कुल, मैं मानता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि किसी उस बयान के नीचे भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी जो नाकामियां हैं वो छिपाना चाहती है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि उनका कोई भी प्रवक्ता, आप में अनेक बहस में रहे हैं, उस बयान को कोट करके वो ऐसे कहते हैं जैसे हाथरस में जो हुआ उससे आदित्यनाथ की जो है अपना हाथ धो सकते हैं। एक आखिरी बात कहूंगा, सिद्धार्थनाथ सिंह सरकार के प्रवक्ता हैं, आज वो बयान देते समय कह रहे हैं कि हरदोई में हुआ, जहां सरकार के मुख्यमंत्री जो प्रवक्ता बन के आ रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि हाथरस कहाँ है, हरदोई कहाँ है। वो कैसे किसी घटना पर वो संज्ञान लेंगे और कैसे कोई एक्शन करेंगे? घनश्याम जी, ताहिरा जी, आप कुछ कहना चाहती थी अंत में? और मेरा सवाल वही है कि अगर दोनों सवाल जो मैंने विजय जी से पूछा था वो सवाल आपसे भी, अगर ये दलित की जगह अगर सवर्ण जाति से बच्ची होती तब भी क्या इसी तरीके संवेदनहीनता होती? और दूसरा, क्या जो सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो या योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या मायावती की सरकार हो, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें कमी नहीं आती? और मैं चाहूंगा आप संक्षेप में जवाब दें कि हमारे पास बिल्कुल 1 मिनट का समय है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दलित बच्ची है, इसलिए देखिए उस तरह की हलचल नहीं है, उस तरह की संवेदनशीलता लोगों में नहीं है, उस तरह से बात नहीं हो रही। अभी तो किसी ने फेसबुक पे मेरे डाला कि स्वर्ण लोग खड़े हो गए हैं उस कल्प्रिट्स हैवानों के फेवर में। आप सोचिए कि इस हद तक हमारी सोच गिर चुकी है। और दूसरी बात देखिए आशुतोष जी, चाहे कोई सरकार हो, आपको याद होगा निर्भया के समय में जो लोग संसद में कानून बनाते हैं, जिनसे हम उम्मीद करते हैं सरकार में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी, उन्होंने क्या कहा था आपको याद होगा? लक्ष्मण रेखा होती है, औरतें जो हैं जब रात में निकलेंगी तो ये सब होगा। डेंटिंग पेंटेड औरतें हैं जो बाहर खड़ी होकर इस वक्त
प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो आप सोचिए कि जो कानून बनाते हैं वो हमारे बारे में सोचते हैं। अगर हम आवाज उठाएंगे, हम सामने आएंगे, तो हमको वो कैटेगरियों में बांटते हैं, गुड वुमेन, बैड वुमेन। तो आप अभी ये चीज खत्म नहीं हुई है। ये लड़ाई हम औरतें आपस आप खुद अपने दम खम पे लड़ेंगे। हम गैर पड़ों पे उड़ने वाले लोग नहीं हैं। हमें पार्टी वार्टियों की जरूरत नहीं है। हम खुद अपने दम पे महिलाएं लड़ेंगी और लड़के बताएंगी इनको कि आधी जमीन में कितना भूता है। ताहिरा जी, उम्मीद करता हूं कि जो जोश आप कह रही हो, जिस गुस्से में आप इस बात को कह रही हो, मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से गुस्सा अगर महिलाएं सड़कों पर निकालना शुरू कर दें और इन पुरुषों को, मर्दों को कम से कम ये बात समझ में आ जाए कि वो इस तरीके से अपराध करने के बाद बच नहीं सकते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस तरीके का प्रशासन है, जिस तरीके के लोग हैं, जो असंवेदनशीलता दिखाई पड़ती है, ये न सिर्फ हमको और आपको परेशान करती बल्कि ये भी दर्शाती है कि हम किस संस्कृति में इस वक्त रह रहे हैं। ये कौन सी संस्कृति है जब महिला, एक बच्ची के खिलाफ इतना बड़ा अत्याचार हो जाए और उसको दबाने की कोशिश की जाए, उसको छिपाने की कोशिश की जाए। इस पर जितना कम कहा जाए उतना ही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गुस्सा अगर सड़कों पर ना निकले तो फिर क्या कहा जाए इसके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।